बता दो। थैंक यू। सो आज का हमारा सेशन रिक्लेम योरसेल्फ का है अफेक्ट सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, बट उसको मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा आसान बनाने की। ऑल्दो ये अफेक्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि हम जब रिक्लेम योरसेल्फ या आत्मशक्ति में बात करते हैं अपने इमोशंस को समझने की, तो जो अफेक्ट और इमोशंस ये दोनों करीब करीब एक जैसे वर्ड्स हैं, पर हम थोड़ी सी साइंस के बारे में बात कर रहे हैं अपने आप को समझने के लिए। हमारा पर्पस क्या है? हमारा गोल है कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकें, ताकि हम जीवन में जो भी हमको कार्य करने हैं, जो भी हमारा जीवन है, उसको हम बेहतर तरीके से जी सकें, लोगों के साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकें, लोगों को समझ सकें। तो ये हमारा गोल है। तो ये जो भी अफेक्ट सिस्टम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको थ्योरी समझनी है, हमको कोई रिसर्च पेपर पढ़ना है, या साइंस में जैसे एग्जाम देनी है, एग्जाम दे के हमको नंबर्स आते हैं और हमको कोई डिग्री मिलती है। पर्पस वो नहीं है। पर्पस है कि हम अपने आप को हमारी जो भावनाएं हैं, अफेक्ट्स, ये वर्ड को शायद मैं अफेक्ट ही यूज करूंगा इंग्लिश का, क्योंकि मुझे इससे बेहतर इसका हिंदी वर्ड नहीं पता। ऑल्दो हम भावनाएं बोल सकते हैं, या हमारे जो भी हमारी इमोशंस होते हैं, पर इमोशन भी एक डिफरेंट वर्ड है, अफेक्ट सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम समझेंगे। हम आगे बढ़े उसके पहले हम छोटा सा रिव्यू करेंगे। मैं आज जो यूजुअली आत्मशक्ति के गोल्स और उसकी बात करता हूँ, एंड में अगर समय होगा तो करूँगा, नहीं तो फिर हम पहले छोटा सा रिव्यू, फिर आज का कंटेंट, और आज हम अफेक्ट सिस्टम के बारे में बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। फिर हम एक एक को थोड़ा सा और डिटेल में लेके फरवरी में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा समय हम आज क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी ज्यादा रखेंगे। तो पिछली बार हमने बात करी थी 5 A's की। 5 A's किसी भी मधुर संबंध, जो रिश्ता होता है, संबंध होता है हमारा, अगर वो प्रेम का संबंध है, तो ये कैसे समझें? क्योंकि एक होती है कि हमारे हृदय में हम बोलते हैं कि आई लव यू, पर उस बोलने में सिर्फ एक फीलिंग है, या हम एक्चुअली उसमें एक्ट कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी रियली लव समवन, हाउ कैन वी एक्ट इन दैट लविंग वे? उस चीज को हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से ये 5 A's के द्वारा कर सकते हैं। ये डॉक्टर डेविड रिको की बुक है, 5 A's ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स, और उसके ऊपर बेस्ड था। और इसमें 5 A's, जो इंग्लिश के 5 A's हैं, इनकी बात करी है कि किसी भी संबंध में ये 5 A's होना जरूरी है, और वो दोनों तरफ से, क्योंकि संबंध का मतलब है दो लोग। संबंध एक तरफा नहीं होता, संबंध हमेशा दो तरफ से होता है। तो अगर एक प्रेम का संबंध है, तो इसमें इन 5 A's का आदान प्रदान, गिविंग एंड रिसीविंग, दोनों होना जरूरी है। तब वो संबंध बहुत गाढ़ा है, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं है कुछ भी चीज, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इन 5 A's को समझ जाएं। और इसी हमने इसे बात भी करी थी कि हम किसी संबंध को इवेल्युएट भी कर सकते हैं इन 5 A's के बेसिस पे। तो सबसे पहला है अटेंशन। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं, तो मैं उसे अटेंशन दूंगा, ध्यान दूंगा। और ये जो संबंध है, हमने ये भी बात करी थी कि ये किसी भी प्रकार के, हमारे माता पिता, मतलब पेरेंट्स का किड्स के साथ संबंध हो सकता है, बच्चे का, या फिर ब्रदर सिस्टर्स का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या कोई सा भी संबंध हो। इवन प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी ये 5 चीजें इम्पैक्ट करती हैं। इसके वेज अलग अलग होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में जिस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, और एक फादर अपने बच्चे के साथ, या एक मदर अपने बच्चे के साथ, या बच्चा अपने फादर मदर के साथ जो इंटरेक्शन होगा, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, पर ये बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा। सो अटेंशन, तो फादर या मदर क्या है, वो अटेंशन देंगे अपने बच्चे के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देंगे कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या इमोशंस हैं, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। और इसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जजमेंट नहीं होना चाहिए, कि और या फिर सही गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं कि ये सही है गलत है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन,
और एक हमने एटेन्युएशन की बात करी थी, जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मैं उसको ध्यान से सुन रहा हूँ, ये अटेंशन है। पर जब सामने वाला वो नहीं बोल पा रहा है तब मैं उसको समझ रहा हूँ, ये एटेन्युएशन, ये अटेंशन का और एक बेहतर रूप है। तो क्या मैं किसी भी एक संबंध को लेके आप या हर अपने संबंध को इस तरीके से आप इवेल्युएट कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो क्या मैं अटेंशन दे रहा हूँ और क्या सामने वाला मेरे ऊपर अटेंशन दे रहा है, इस तरीके से। दूसरा था एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना कि आई एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज दे आर, जैसे भी वो सामने वाला व्यक्ति है मैं उसको स्वीकार करूं, क्योंकि वो जैसा भी है, अगर वाकई में प्रेम का संबंध है तो मैं उसको बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, परंतु मैं उसको जैसे कि वो अगर छोटा है, बड़ा है, मतलब एक ही बाहरी एक रूप है, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तीसरा था एप्रिसिएशन, व्यक्ति की सराहना करना कि मेरे अंदर अगर कोई बहुत अच्छा संबंध होगा तो कुछ न किसी न किसी वे में एप्रिसिएशन होगा सामने वाले व्यक्ति के प्रति, उसके कुछ गुण होंगे, कुछ भी क्वालिटीज के प्रति मेरे अंदर एप्रिसिएशन है। तो उस एप्रिसिएशन को एक्सप्रेस भी करना, सिर्फ हमारे अंदर फीलिंग होना इम्पोर्टेंट है, पर साथ ही साथ उसको किसी न किसी प्रकार से एक्सप्रेस करना भी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से हमको क्या वो एप्रिसिएशन मिल रहा है सामने वाले से, उससे हमें समझ में आएगा कि ये व्यक्ति हमसे कितनी हमारी वैल्यू करता है, हमको कितना एक्सेप्टेंस देता है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि आखिरी में कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा, अफेक्शन, चौथा है अफेक्शन, स्नेह। तो स्नेह मतलब कि फिजिकल वेज में किस प्रकार से अफेक्शन, स्नेह को आदान प्रदान किया जाए, हाथ मिला के, कंधे पे हाथ रख के, गले लगा के, जिस भी प्रकार से अलग अलग संबंधों में अलग अलग प्रकार से अफेक्शन का आदान प्रदान होना जरूरी है। स्पेशली हम इंडियन उसमें देखते हैं कि जैसे जब इंडियन कल्चर में बोल सकते हैं कि जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वो जो अफेक्शन है, वो जो एक फिजिकल, पहले क्या होता था, पहले का कल्चर में व्यक्ति जैसे जब बच्चे होते थे तो वो सुबह अपने माता पिता के पैर छूते थे, तो वो जो छूना है, देयर इज एक्चुअली टच। तो ये जो टच है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर सम्मान वो जरूरी है, पर साथ ही साथ जब वो पैरों को छुआ जाता है तो वो जो टच है वो अफेक्शन का एक्सप्रेशन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगर जो बच्चा है या बच्ची है, उसको माता पिता जब गले लगाते हैं तो वो जो फीलिंग है जो टच की, वो बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अफेक्शन का, स्नेह का आदान प्रदान, नॉर्मल मित्रों के बीच में भी हाथ मिलाते हैं, या कोई हम अगर दुख में हो, जैसे अब जब प्रसन्नता है, सब कुछ अच्छा है, तब तो ठीक ही है, पर मान लीजिए कि मैं दुखी हूं और मेरा मित्र आके मेरे कंधे पे हाथ रखता है कि क्या हुआ, तो वो जो टच है वो मेरी बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आई कैन फील दैट कनेक्शन जो उस फ्रेंड के साथ है, एंड आई, मतलब वो टेंजिबल लेवल पे फील करने के लिए बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें थोड़ी सी नॉन इंटेंजिबल हैं, हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, पर ये बहुत टेंजिबल है अफेक्शन। पांचवा है अलावेंस, अनुमति, कि हम दूसरे व्यक्ति को कितनी अनुमति देते हैं उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, या हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे हिसाब से जीवन जिए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है अच्छे प्रेम के संबंध में। जब हम, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर संबंध में एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, पर क्या वो एक्सपेक्टेशंस हमको, हमारे संबंध को ड्राइव कर रही हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होना ये भी है कि उन एक्सपेक्टेशंस को केयरफुली फॉर्म करना, क्योंकि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, हम दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं तो फिर वो संबंध उतना थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आ जाती है, या थोड़ा सा कुछ स्ट्रेन आ जाता है। परंतु मेन चीज हमको हमको ध्यान किस चीज पे देना है कि क्या मैं अलाउ कर रहा हूँ दूसरे व्यक्ति को कि वो जैसा है, जैसा करना चाहता है, या मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम खुद को नहीं बदल सकते, ये हमने बात करी थी कि जब हमको खुद को बदलने में इतना प्रयास करना पड़ता है और नहीं बदल पाते, पर हम दूसरे हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, तो इम्पॉसिबल है, हमें वो प्रयास नहीं करना चाहिए। अलाउंस,
इन पांचों चीजों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इसको केयरफुली अप्लाई करना भी जरूरी है। कई बार मान लीजिए कि हम अटेंशन की बात करें, अटेंशन अगर हम इतना ज्यादा दे दें कि सामने वाले की इंडिविजुअलिटी ही खत्म हो जाए, जो स्क्रूटिनी, जैसे डेविड रिको की बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन इन चीजों को किया गया है, पर उसको पढ़ के समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बहुत कंडेंस रूप में, और इंग्लिश थोड़ी टाइट है तो इसलिए इंग्लिश मतलब बहुत थोड़ी हाई इंग्लिश है तो उसको, और थोड़ा बैकग्राउंड हो तो समझना आसान होता है। परंतु ये जो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया चीजों को कि अगर मैं किसी के ऊपर आंखें गड़ा के रखूं अगर पूरे समय कि वो क्या कर रहा है मान लीजिए तो वो अटेंशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो उससे मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार मैं मेरी इंडिविजुअलिटी, क्योंकि हर व्यक्ति की एक नीड है, वो है एक्सक्यूज थोड़ा सा मुझे फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस, ये क्योंकि हमारी इंडिविजुअलिटी से कनेक्टेड है। तो इसी प्रकार से अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं इतना प्रेम करता हूं कि मैं उसको गले लगा लूं बिल्कुल और उसको बिल्कुल सफोकेट कर दूं, तो कोई बोल सकता है कि देखो ये मेरी कितनी केयर करता है, ये मेरे लिए कितना ध्यान रखता है, पर एक्चुअली वो सफोकेटिंग होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की वो छटपटाने लगेगा, वो भागेगा। तो इसमें एक बैलेंस, प्रॉपर सही तरीके से इसको अप्लाई करना जरूरी है। और जैसा मैंने बोला कि एक प्रेममय संबंध में ये गिविंग एंड रिसीविंग दोनों तरफ से होना जरूरी है, देना और लेना। ये हमारा लास्ट टाइम का इम्पोर्टेंट एक सेशन था। डिटेल्स इसको अभी मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाया, मैं इसको डाल दूंगा सून ही, इस वीकेंड पे, नहीं तो मैक्सिमम, तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम आज के जो टॉपिक की बात करें हैं वो है अफेक्ट। अफेक्ट थ्योरी ये समझने के लिए है कि हम जो भी करते हैं वो क्या, हम जो मतलब जो फीलिंग्स हैं हमारी वो कहाँ से आती हैं, उनका पर्पस क्या है। क्योंकि कई साइकोलॉजिस्ट इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं मोटिवेशन के बारे में, कि हम कार्य करते हैं उसका मोटिवेशन क्या होता है। एंड अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। मुझे ये सिल्वन एस टॉमकिंस पर्सन है जिनके जो आइडियाज हैं अफेक्ट थ्योरी के बारे में, काफी लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल लगे, तो इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, परंतु हम चीजों को देख सकते हैं। अफेक्ट इमेजरी कॉन्शियसनेस करके एक बुक है जो कि काफी मोटी बुक है, और ये इसका एक बहुत कंडेंस्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो जैसे ये अफेक्ट्स थ्योरी के बारे में हम और जब एग्जांपल्स देखेंगे तो इसको प्रेजेंट भी किया गया है एक मूवी में, जो इनसाइड आउट करके मूवी है जिसका शायद हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, क्योंकि सारी चीजें तो नहीं, पर हाँ कुछ अफेक्ट्स को, 4 अफेक्ट्स को प्रेजेंट करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक एनिमेशन मूवी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए। सो मे बी वी कैन सी दैट समटाइम या फाइंड लिंक्स फॉर दैट। तो ये अफेक्ट्स होते क्या है, अगर हम जस्ट समझने के लिए अगर हम पहले बात करें कि ये अफेक्ट क्या है, तो अलग अलग अफेक्ट्स होते हैं। इनको क्लासिफाई किया गया है पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। परंतु पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि ये अफेक्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। इसको समझने का ये सिर्फ तरीका है कि कुछ अफेक्ट्स हम बढ़ाना चाहते हैं और कुछ अफेक्ट्स हम कम करना चाहते हैं। ये हमारा जो बॉडी है, हमारी बायोलॉजी उस हिसाब से बनी हुई है। तो इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, ये रेंज बताई गई है। इंटरेस्ट, हम किसी चीज के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो इंटरेस्ट है, हम हमारा ध्यान जाता है कि हाँ ये चीज मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है। और ऐसे ही एंजॉयमेंट होता है, हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, कोई मूवी है, कुछ अच्छा खा रहे हैं, आइसक्रीम है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं। तो ये पॉजिटिव अफेक्ट्स हैं जो हमारा जो सिस्टम है पूरा, वो चाहता है कि इस चीज को बढ़ाया जाए। दूसरा है न्यूट्रल, एक जो दूसरी कैटेगरी है वो न्यूट्रल अफेक्ट, जो है सरप्राइज या स्टार्टल। इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे बाद में, और फरवरी में हम कुछ सेशंस में इनमें और डिटेल में जाएंगे। पर सरप्राइज और स्टार्टल मतलब कि हम एकदम जब भौचक्के हो जाते हैं, तो क्योंकि वो रीसेट कर देता है चीजों को, तो वो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, वो चीजों को रीसेट कर देता है जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कुछ हमको इस प्रकार से। और कुछ नेगेटिव अफेक्ट्स हैं, इनका ये मतलब नहीं कि ये बुरे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
पर हमारी जो बायोलॉजी है वो उस प्रकार से बनी हुई कि इनको कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फियर एक हम बोल सकते हैं भावना है, एक इमोशन है, पर फियर हमारे प्रोटेक्शन के लिए। तो इसलिए कभी कभी जब लोग बोलते हैं कि फियर नहीं होना चाहिए, हमको बहादुर बनना है, हमको तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं तुम तो बहादुर हो, तुमको डरना नहीं है, पर एक्चुअली हम ये गलत सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर डर हमें बताता है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये मैंने एग्जांपल्स कई बार दिए हैं, तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहले सुने हो। एक्सक्यूज मी, जस्ट वन सेकेंड। सॉरी। तो जो हमारे पास जो ये अफेक्ट्स हैं और जो सॉरी, तो ये जो फियर है, हम लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए, पर डर हमारे प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ियां अगर तेजी से आ जा रही हैं तो हमें डर लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो डर नहीं लगेगा तो हमको नुकसान हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। या अगर कहीं पे शेर आ गया तो हम भागेंगे क्योंकि हमें डर लगेगा, अगर हम भागेंगे नहीं तो शेर हमें खा जाएगा। तो ये फियर का पर्पस है, अच्छा है। पर ये जब खराब कब हो जाते हैं ये चीजें, जब ये हमारी नॉर्मल लाइफ को रोकने लगते हैं, या हमें किसी ट्रॉमा के कारण हम इनको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाते और ये हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफेयर करते हैं, तब ये गड़बड़ करते हैं। अदरवाइज ये हमारे इंपॉर्टेंट अफेक्ट्स हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रेस, कि दुख होना। डिस्ट्रेस का मतलब कि कोई सी चीज हमारी जो चली गई उसका हमें दुख है, या तो ये इसकी पूरी रेंज होती है। डिस्ट्रेस मतलब कम, और एंग्विश मतलब बहुत ज्यादा डिग्री में। सो डिस्ट्रेस से एंग्विश, ये रेंज है एक पर्टिकुलर अफेक्ट की। इसी प्रकार से एंगर, एंगर मतलब गुस्सा आना, और एंगर जब बहुत तीव्र हो तो वो रेज होता है, मतलब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है गुस्से में। और गुस्सा क्या है, ये हमें बता रहा है कि किसी चीज को बदलने की जरूरत है। तो इस ये भी अगेन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ताकि हम हमारे जीवन को सही रूप में जी सके। तो इसके लिए अभी हम वापस जाएंगे, ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहे, हमें पता रहे कि हम इमोशंस या किन अफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये 9 अफेक्ट्स हैं। डिसगस्ट और डिसस्मेल। डिसस्मेल मतलब हमको, जब हम बोलते हैं कि हम किसी चीज से बदबू आ रही है तो हम उससे दूर हो जाते हैं, हम उससे डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, तो वो अफेक्ट, वो जो फीलिंग है वो डिसस्मेल, उन्होंने एक वर्ड बताया है, इसमें डिग्रीज नहीं है। डिसगस्ट एक दूसरी चीज है। डिसगस्ट मतलब जब हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज होती है, मान लीजिए कि आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया जो आपकी बॉडी को नहीं सूट कर रहा, तो हम उल्टी कर देते हैं। तो वो जो डिसगस्ट है, दैट शोज कि एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे सिस्टम में जो जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो डिसगस्ट का अफेक्ट है। और शेम या ह्यूमिलिएशन की जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जब कुछ ऐसा कर दें जिससे कि हमको लज्जा आए, परंतु शेम और ह्यूमिलिएशन का अर्थ ये भी है कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसमें रुकावट आ जाती है तो हम शेम में चले जाते हैं। और जो एक कॉमन एग्जांपल दिया जाता है कि मैं चल रहा हूँ, मस्ती में चल रहा हूँ और एकदम से पैर फिसल गया, मैं गिर गया, तो मैं शेम में चले जाऊंगा। और शेम का वो क्या होगा कि मुझे अपने ऊपर वो होगा कि अरे यार किसी ने देखा तो नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हंसेंगे, या हो सकता है कई बार लोग हंस भी देते। तो हम उस इमोशन से कैसे डील कर सकते हैं, ये सब हम आगे के सेशंस में बात करेंगे। अभी मैंने जैसे बताया कि एक में शॉर्ट कंडेंस्ड सेशन है अफेक्ट्स के ऊपर। अब हम अगर वापस पीछे आए तो ये जो अफेक्ट्स हैं ये एक प्रकार से हमारे बॉडी में बने हुए हैं, जो जन्म से आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो इमोशंस हैं हम ये बाद में सीखते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं,
पर जैसे गुस्सा है, पर एक्चुअली ये अगर हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो कि शायद 6 महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के भी हों, तो इनके अंदर ये सारे अफेक्ट्स देखने में मिलते हैं। और अगर हमें समय मिला तो हम उसके फोटोज भी दिखा सकते हैं कुछ। तो ये क्या है, जैसे हम अपना एक नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, जब हम हमारे पैर को किसी हथौड़े से नी को मारते हैं तो हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हमारी बॉडी में वो बंधा हुआ है, बना हुआ है, जो हमारे जन्म से है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे जैसे हम आग को हाथ लगाते हैं, गलती से जैसे ही हाथ लग गया, हमारा ध्यान नहीं है वहां पे, पर जैसे ही हाथ लगता है क्या होता है, हमारा हाथ तुरंत हम पीछे खींच लेते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये कौन इसको गाइड करता है? ये हमारा नर्वस सिस्टम इस सब चीजों को गाइड करता है। ये पूरा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारे वेलबींग के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए। तो इसी प्रकार से जो अफेक्ट थ्योरी वो ये बताती है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS, तो ये जो CNS को जब एक सही स्टिमुलस मिलता है, कुछ जैसे हमने बात करी पिन चुभोई, तो पिन चुभोई तो क्या होगा, हमारा हाथ एकदम से पीछे जाएगा, या कांटा चुभा, हम तुरंत एकदम से वो होगा, तो वो अफेक्ट ट्रिगर होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। और इसका जो पर्पस है, ये पर्पस क्या है, इसके पीछे थोड़ी सी थ्योरी शॉर्ट में बात करेंगे। हम देखें कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है हमारे आसपास, वो बहुत अनंत इंफॉर्मेशन है। अगर हम देखने की बात करें तो यहाँ पे इतना कुछ है जो देखा जा सकता है। मैं एक कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में ही हजारों लाखों चीजें हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं हर चीज पे, क्योंकि अगर हम उन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो हम हर चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए समय और कैपेसिटी नहीं है, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है। या जैसे आवाजें हो रही हैं, कान की बात करें तो बहुत सारी आवाजें चल रही हैं, परंतु हम कुछ ही आवाजों को सुन पाते हैं। तो ये अगर हम जैसे हमने आंख की बात करी, कान की बात करी, स्मेल की बात करें, तो इसी प्रकार से बहुत प्रकार की स्मेल्स, जैसे हमें पता है कि एक कुत्ता वो जो स्मेल कर सकता है, सेम जगह पे आदमी वो चीज, सारी चीजों को स्मेल नहीं कर पाता। हमारी स्मेल की कैपेसिटी लिमिटेड है, पर स्मेल्स हैं जो इस जगह पे हैं। हम छोटे सी जगह की बात कर रहे हैं, यहीं पे इतनी सारी स्मेल्स हैं अलग अलग प्रकार की, पर हमको सबका ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है। तो इंफॉर्मेशन अथाह अनंत है हमारे आसपास, और हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ताकि हम अपने सारे कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकें। अब अगर इतने सारे, इसको स्टिमुलस बोला जाता है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये स्टिमुलस है। अब अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसके ऊपर एक्ट करें, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है और क्या नहीं है। इसको बोलते हैं स्टिमुलस कंफ्यूजन। स्टिमुलस कंफ्यूजन मतलब कि अगर मेरे को जैसे दो आवाजें एक साथ आई है ना, अगर एक बहुत तेज आवाज आई और दूसरी तरफ से कुछ और आवाज आई, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ऐसे ही अगर 10 लोग, अब जब जब म्यूजिक होता है फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेज पे 50 लोग एक साथ कुछ कुछ अलग अलग बोलना चालू कर दे तो हम एक किसी को भी नहीं सुन पाएंगे, सभी बोल रहे हैं। पर अगर एक एक व्यक्ति बोलेगा तो हम उसको सही प्रकार से सुन पाएंगे। सो ये जो स्टिमुलस कंफ्यूजन होता है, मतलब कि जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है तो हमारी कैपेसिटी उन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की लिमिटेड है, और इसी को आगे लिखा है, वी हैव लिमिटेड चैनल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस स्टिमुलस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो ये बोलता है कि स्टिमुलस ओवरलोड ना हो जाए, इसलिए ये अफेक्ट सिस्टम डेवलप हुआ। ये हमारा एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शन है जो कंफ्यूजन को कम करता है, जिसके कारण हम वही चीजों पे ध्यान देते हैं या दे पाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजों में से हमारा माइंड या ब्रेन फिल्टर कर देता है चीजों को। तो इवोल्यूशनरी, यहाँ पे जो आखिरी चीज लिखी हुई है, द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ द अफेक्ट सिस्टम देन इज टू सिंप्लीफाई थिंग्स बाय डायरेक्टिंग अटेंशन टू वन स्टिमुलस एट ए टाइम।
तो जो अफेक्ट सिस्टम है ये चीजों को सिंपल बनाने के लिए, ताकि हमारा अटेंशन एक चीज पे एक बार में रह सके। हमारा ब्रेन भी एक्चुअली उसी हिसाब से बना हुआ है कि हम एक बार में एक ही काम करें। हमने एक अटेंशन के बारे में बात करी थी कि अटेंशन हमारा कई बार बहुत इधर उधर बिखरा रहता है और हम चीज पे फोकस नहीं कर पाते। हम जब हमारी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ती है तो हम ये सीख सकते हैं कि एक्चुअली हमारा फोकस कैसे बढ़ाया जा सके। ये बहुत पावरफुल है अगर इसको अप्लाई किया जाए। अब इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी और लेंगे, फिर हम अफेक्ट्स पे आ जाएंगे कि मोटिवेशन के क्या क्या अलग अलग मोटिवेशंस होते हैं किसी भी कार्य को करने के। तो हमारे ब्रेन में 4 प्रकार के सिस्टम्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं: ड्राइव सिस्टम, पेन सिस्टम, कॉग्निटिव सिस्टम और अफेक्ट सिस्टम। तो हमने हो सकता है इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत सुना भी हो। जो ये ड्राइव सिस्टम है, जैसे कि, तो ड्राइव सिस्टम क्या करता है, जैसे अगर हम एग्जांपल्स में हम पहले पेन सिस्टम, पहले पेन ड्राइव सिस्टम की बात करते हैं। सो हमारी बॉडी की कुछ बेसिक नीड्स हैं, जो जैसे कि हंगर, भूख। तो जब हमको भूख लगती है तो हमारे शरीर में मतलब कुछ एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हमारा बॉडी हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि मुझे भूख लग रही है, और फिर हम उस चीज के प्रति, भूख के प्रति उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हम ढूंढते हैं कि कुछ हमें खाने के लिए मिल जाए। ये एक मोटिवेशन होता है किसी काम को करने का। परंतु हम देखते हैं, हम एक साथ साथ ये भी देखते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे कि कई बार ये जो चारों सिस्टम हैं, पेन सिस्टम, ड्राइव सिस्टम, कॉग्निटिव सिस्टम और अफेक्ट सिस्टम, ये चारों एक साथ एक्टिव रहते हैं। पर पेन सिस्टम और ड्राइव सिस्टम और कॉग्निटिव सिस्टम से ज्यादा पावरफुल अफेक्ट सिस्टम। इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मैं मूवी देख रहा हूँ, और जैसे बच्चों के बारे में हमने देखा है ऐसा कई बार, हम बोलते हैं कि वो कार्टून देखने में लगा, उसको भूख प्यास का कोई पता ही नहीं है। एक्चुअली भूख लग रही है बॉडी में, क्योंकि वो बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग है, प्यास लग रही है। पर वो व्यक्ति इतना एब्जॉर्ब्ड है, क्योंकि ये कौन सा अफेक्ट है, इंटरेस्ट का अफेक्ट है। हमने दो पॉजिटिव अफेक्ट बात करी थी, इंटरेस्ट और जॉय, एंजॉयमेंट। तो व्यक्ति इतना इंटरेस्ट है उसको उस मूवी में कि वो खाना भूल गया। तो वो ड्राइव सिस्टम भी पीछे हो जाता है जब हमारे अंदर वो अफेक्ट सिस्टम उसको ओवरकम कर लेता है। या हमें जैसे यूरिनेशन, ये भी एक ड्राइव है। तो हमको मान लीजिए यूरिन पास करने के लिए जाना है, पर अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण, हमको पता है, मान लीजिए मैं डर में हूँ, या मैं अगेन कोई भी इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ, या कुछ इस प्रकार की ऐसी चीज चल रही है जो अफेक्ट सिस्टम से आ रही है, तो क्या करूंगा मैं उस यूरिनेशन को की जो अर्ज है, जो ड्राइव है, उसको मैं टॉलरेट करूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा। तो क्या इसका हम समझ रहे हैं कि ये जो ड्राइव है इसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अफेक्ट सिस्टम ज्यादा पावरफुल है। पर ये पांचों ड्राइव्स हमारी, कुछ हंगर, डेफिकेशन, यूरिनेशन, ब्रीदिंग और सेक्सुअलिटी, ये हमारी 5 टाइप की ड्राइव्स बताई गई हैं। इसके बाद आता है पेन सिस्टम। पेन सिस्टम क्या होता है, ये हमारे प्रकार से बॉडी में एक अगेन बायोलॉजिकल फंक्शन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे आग को छुआ, जैसे ही मैंने गलती से तो क्या होगा, जैसे ही उस आग को छुआ तो मेरी बॉडी में पेन होगा, या मैंने सुई चुभोई, गलती से कांटा चुभ गया, चोट लग गई, टकरा गया मैं, तो जो पेन होगा वो बॉडी को सिग्नल करेगा कि मुझे पेन हो रहा है, और फिर तुरंत बॉडी का जो मैकेनिज्म है, वो पेन सिस्टम ये हो जाएगा एक्टिव। वो जो भी हमारे कई सारे हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, ताकि हम उस पेन को जाके हैंडल कर सकें। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, पेन सिस्टम फिर उसको हीलिंग के लिए काम करने लगेगा। पर हम देखते हैं कि इससे भी, इस पेन सिस्टम से भी बड़ा मोटिवेशन है अफेक्ट सिस्टम। थोड़ा हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमें समझ में आए कि अफेक्ट सिस्टम कैसे हमारे जीवन को रन करता है। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि एक अगर सोल्जर है, सोल्जर जो लड़ रहा है,
अपनी आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो हम जानते हैं हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं अपने सोल्जर्स के लिए, हमारे जो सिस्टम है जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो जो सोल्जर लड़ रहा है अपने देशवासियों के लिए, जब उसको गोली लगी, हमने मूवीज में कई बार देखा है, पर फिर भी वो लड़ रहा है, मतलब पेन हो रहा है, मेरा पेन है क्योंकि गोली लगी है या जो भी चोट लगी है मेरे शरीर में, पर मैं लड़ रहा हूं फिर भी उस सब पेन को पीछे छोड़ के। क्यों? क्योंकि मेरी चेतना में क्या है कि नहीं, मेरे को मुझे देश की रक्षा करनी है, मेरे देशवासियों की रक्षा करनी है। कि तो वो जो अफेक्ट है, वो जो इंटरेस्ट है या जॉय है, ये वो इतना पावरफुल है कि हम पेन को भी कई बार इग्नोर कर देते हैं। इस प्रकार के और भी कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, परंतु ये जैसे कई बार होता है कि हमारे घर में ही देखें, हमारी मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, वो लोग उनकी बॉडी में कुछ पेन है, या हमारे परिवार के अन्य लोग हैं, उनको कुछ फिजिकल तकलीफ है, पर फिर भी वो उनकी ड्यूटीज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फीलिंग है उसके पीछे कि नहीं, मुझे सेवा करनी है, मुझे ये मेरे फैमिली मेंबर्स की टेक केयर करनी है, तो वो अपने पेन्स को इग्नोर कर देते हैं। तो वो पेन सिस्टम को एक प्रकार से वो कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। और अफेक्ट्स के कारण तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मोटिवेशन कि ये जो अलग अलग रीजंस हैं, ड्राइव सिस्टम हमने देखा, पेन सिस्टम देखा, उससे भी ज्यादा पावरफुल अफेक्ट सिस्टम है। तीसरा हम देखेंगे कॉग्निटिव सिस्टम। तो कॉग्निटिव सिस्टम क्या है? वो बहुत बेसिक सिस्टम है। जैसे रैशनल, हम क्या है, हम सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसके कारण ऐसा होगा। ये हमारा ब्रेन का एक और फंक्शन है, कॉग्निटिव सिस्टम है। तो इसके कारण हम कई बार काम करते हैं कि अच्छा मैं पढ़ाई करूंगा तो पढ़ाई करने से मुझे एग्जाम में मैं अच्छे मार्क्स आएंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे आगे हेल्प होगी, मुझे जॉब अच्छी मिलेगी, करियर अच्छा बनेगा, पैसे अच्छे मिलेंगे, मेरा जीवन सुखी होगा। ये क्या हुआ? ये एक रैशनल थिंकिंग है। परंतु हम देखें कि अफेक्ट सिस्टम इसमें भी पावरफुल वो रहता है। कैसे? हम देखते हैं कि बच्चे को गेम मिल गया और उसका बहुत अट्रैक्शन है गेम के प्रति, तो वो क्या करेगा? वो उसका जो रैशनल थिंकिंग, उसको पता है कि हाँ ये पढ़ाई मेरे को कल होमवर्क सबमिट करना है और नहीं करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, ये रैशनल है। परंतु फिर भी वो गेम के प्रति इतना उसमें इंटरेस्ट है या एडिक्शन है कि वो उसको भूल जाएगा होमवर्क करने को। तो ये क्या है कि ये मोटिवेशन के अलग अलग रीजंस हैं कि क्या हमको चीजें मोटिवेट करती हैं। तो ये रैशनल सिस्टम के बाद हमारा अफेक्ट सिस्टम आता है, जिसके बारे में हमने बात करी कि जो अफेक्ट सिस्टम है, ये अलग अलग अफेक्ट्स हैं जो हमारे बायोलॉजिकली हमारे शरीर में बने हुए हैं, जो हमारे को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी भी कार्य को करने के। तो हमने इसके पहले इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में बात करी, पॉजिटिव अफेक्ट्स, न्यूट्रल और नेगेटिव। जो इनका क्लासिफिकेशन है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सिर्फ बता रहा है कि जो पॉजिटिव अफेक्ट्स हैं, हमारा जो बायोलॉजी है वो इस प्रकार से डिजाइंड है, जैसे एक मशीन होती है, वो मशीन ये बता रही है कि ये अफेक्ट्स को बढ़ाया जाए। तो वो कौन से अफेक्ट? वो फियर और डिस्ट्रेस को बढ़ाने की बात नहीं करेंगी। जो हमारी बायोलॉजी है वो इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगी। जो हमारा स्टिमुलस मिलेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसकी तरफ ध्यान दें, और जो नेगेटिव अफेक्ट्स है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। सॉरी। सो ये जो 9 अफेक्ट्स के बारे में हम इसके बारे में, ये जो 9 अफेक्ट्स हैं इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग ये चीजें हम और आगे बात करेंगे तो अगले सेशंस में। फॉर नाउ टुडे, आज हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, सो वी विल पॉज हियर एंड सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस आगे एड्रेस हो जाएं इवेंचुअली, पर आज के लिए इतना ही। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल था, पर ये समझने की जरूरत है कि ये हमारा जीवन किस प्रकार से चल रहा है, ये अफेक्ट्स हमारे जीवन को चला रहे हैं।
दूसरे ड्राइव सिस्टम्स भी हैं, ड्राइव सिस्टम, पेन सिस्टम, कॉग्निटिव सिस्टम, पर अफेक्ट सिस्टम हमारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किस तरीके से चला रहा है। सो लेट्स सी, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है। सो किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट जो हमने सुना उसमें से? गुरुजी। हाँ गुनगुन। हरे कृष्णा। यस। आज का सेशन भी हर बार की तरह बहुत अच्छा था। मतलब प्रैक्टिकल चीजें जानने मिली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट एक क्वेश्चन है, पूछूं मैं? पूछिए। बट कभी कभी होता है ना कि भाई गुस्सा नहीं करना होता है, हो जाता है छोटी छोटी बात पे, कभी कभी निकल जाता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हमने इस बारे में आगे हम और डिटेल में काफी बातें करेंगे। अभी आज शॉर्ट में सिर्फ उत्तर दे देता हूँ। ये जो हमको सिखाया जाता है कि ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना गलत बात होती है, इसको हमको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और यही हमारा इंटेंशन है कि हम हमारे इमोशंस और इन सब के बीच में के बारे में हमको अवेयरनेस हो, सही ज्ञान हो। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो मान लीजिए इनजस्टिस हो रहा है। मान लीजिए कि दो लोग हैं और दो लोगों में से मान लीजिए कि मेरा भाई है और मैं हूँ, और मेरे माता पिता ने या मेरी मम्मी ने क्या किया कि मुझे कुछ घर में खाने को मान लीजिए कि बिस्किट लेके आए और मेरे भाई को दो बिस्किट दिए और मुझे एक ही दिया, तो क्या होगा? मुझे गुस्सा आएगा, राइट? ऐसा नेचुरल है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे साथ ऐसा, ये भेदभाव है, इनजस्टिस है, अनफेयर है। तो ये जो गुस्सा है ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हमको कई बार ये सिखाया जाता है कि गुस्सा करना गलत है। गुस्सा करना गलत नहीं है, गुस्से को सही रूप में प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। गुस्सा हम किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अगर गुस्से को दबा के रखेंगे तो वो भी गलत है, और अगर हम गुस्सा अननेसेसरी में इस तरीके से करेंगे कि सामने वाले को नुकसान हो और हमको भी नुकसान हो, तो वो भी गलत है। इसलिए इन चीजों को अप्लाई सही रूप में करना जरूरी है। इसलिए हम ये नहीं बोलते कि ये गलत है, हम ये बोलते हैं कि गुस्से को कैसे प्रोसेस करना है ये सीखना है। फियर है, डर है, तो उस डर को कैसे प्रोसेस करना है वो सीखना है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और उनको हम कैसे इनको एक्सप्रेस करें, ये एक स्किल है जो हमको सिखाई नहीं जाती है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, परंतु हमेशा ये मानना कि नहीं, अगर गुस्सा आए तो हमें कंट्रोल ही करना चाहिए, ये एक सामान्य सीख है। पर जो अफेक्ट थ्योरी है या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कई सारे इस चीज से सहमत नहीं हैं। और जो रिसर्च भी बोलती है कि ये जो इमोशंस हैं इनको जब हम सही तरीके से प्रोसेस नहीं करते हैं, तो हमने जैसे जो एक एग्जांपल दिया था जो डिम्पल को पसंद आया, प्रेशर कुकर वाला, कि जब प्रेशर कुकर के अंदर चीजें होती हैं और वो प्रेशर कुकर में जब चीजें अंदर बहुत प्रेशर है, पर वो प्रेशर अगर सही तरीके से रिलीज नहीं होता है तो वो हमको तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए वो प्रेशर को हमको निकालना जरूरी है। सही तरीका उसका क्या है वो सीखना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमको गुस्सा आए तो हम बोल रहे हैं कि अच्छा गुस्सा अच्छी चीज है तो अब हम जाके गुस्सा करें, हर किसी को मारे पीटे और तोड़फोड़ मचाएं, वो नहीं कह रहे हैं। कैसे गुस्से को एक्सप्रेस करना, कैसे गुस्से को डील करना,
ये हम आगे के सेशंस में सीखेंगे। वही बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। पेन के लिए, सॉरी, एक एक चीज क्विकली और बोलूँ। इसी तरीके से हम जब किसी बच्चे को गिर जाता है, उसको चोट लग जाती, तो सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं तुम तो बहादुर हो, रोना नहीं, रोते तो कमजोर हैं। तो हम उस बच्चे को ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा पेन, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रेस जो वर्ड यूज किया है अफेक्ट्स की लैंग्वेज में, ये डिस्ट्रेस तुम्हारा गलत है, जो फीलिंग है ये गलत ही नहीं होनी चाहिए। ये उसको सिखाया जा रहा है, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसको जब वाकई में पेन होगा, तो वो क्या करेगा, उसको दबा देगा। उसको क्या लगेगा, नहीं नहीं मैं तो बहुत ये हूँ, स्ट्रांग हूँ, और मुझे पेन नहीं हो सकता। पेन होना मतलब कि मैं कमजोर हूँ, और कमजोर होना एक्सेप्टेबल नहीं है मेरी फैमिली में। तो इसलिए वो पेन को सप्रेस कर देगा, या पेन को किस तरीके से उसको सही तरीके से प्रोसेस करना उसको नहीं आएगा। तो वो फिर उसके लाइफ लॉन्ग में इमोशनल उसका एक छेद रह गया, ऐसा बोल सकते हैं। हमने उसको इमोशनली सही रूप से प्रिपेयर नहीं किया। सो थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा, पर हम इसके आगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ठीक है दुनिया। जी प्रभु जी, थैंक यू। हाल फिलहाल के लिए चलेगा, मतलब आंसर मिल गया मुझे। मैं थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? मेरा कमेंट है, प्रश्न तो नहीं। जो क्वेश्चन जो अभी किन्हीं ने पूछा था, आई थिंक गुंजन, तो उसके ऊपर जस्ट वांटेड टू शेयर अ फ्यू थिंग्स। चीज तो मुझे समझ में आया जो आप बता रहे थे, उससे ये कि जैसे पहले भी सुना है हमने कि जो फीलिंग्स होती हैं वो सही या गलत नहीं होती हैं। तो जो भी हमें इमोशंस आते हैं उसमें कुछ सही या गलत नहीं होता, और वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि गुस्से का इमोशन या गुस्से की फीलिंग हम फील कर रहे हैं हमारे अंदर, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, जैसे आपने बताया कि हम क्योंकि कोई भी इमोशन होता है वो एक्चुअली हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि गुस्सा है, एंगर है, तो एंगर मैंने जो सुना है कई बार कि एंगर जो है वो ये बताता है कि कोई हमारी जरूरत है वो पूरी नहीं हुई है। तो वो ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं, उसके भी बहुत डिटेल्स होती हैं कि क्या क्या नीड्स हो सकती हैं। नीड टू बिलोंग होती है, नीड टू एक्नॉलेज होती है, नीड टू बी हर्ड होती है, कोई हमें सुने, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारे लिए कुछ हमें वैल्यू दे। तो अलग 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 ज़रूरतें होती है, लेकिन किसी कारण से वो जब ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा इमोशनल सिस्टम है, वो एक स्पेसिफिक तरीके से रिएक्ट करता है, और वो कई बार एंगर जो है उसका एक आउटकम होता है। अब उसमें क्या है कि वो फीलिंग आना, वो नेचुरल है, न्यूट्रल उसको कहते हैं। लेकिन उस समय हम क्या कैसे उसको डील कर रहे हैं, क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हम सामने वाले पे ही ढोल रहे हैं सारी चीजें, और दूसरों दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को अपने गुस्से का कारण बता रहे हैं। वो सारी चीजों से हमें एक्चुअली ऊपर जो उठना है, हमको उनसे उठना है। हमें गुस्से की फीलिंग आएगी, उससे वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है। पर हमको ऊपर इससे उठना है कि उस समय हम ऐसी स्टेप लें जो कि हम हमारी जरूरत को भले किसी और तरीके से कैसे भी उसको पूरा करें, और हम उसकी जिम्मेदारी लें कि हाँ ये किसी और का काम नहीं है। जो मेरी जरूरत है उसको फुलफिल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो मेरा है। तो एसेंशियली वो गुस्से को डील सही तरीके से करना, जैसे प्रभु बता रहे थे, उसको सही तरीके से प्रोसेस करना, उन फीलिंग्स को सही तरीके से निकालना, और दूसरों पर एसेंशियली जो मैंने समझा है इम्पोर्टेंट होता है कि हम हमारी ज़रूरतों के लिए दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं, खुद खुद उसका दायित्व लें। और कई बार गुस्सा आने का एक मेजर रीज़न ये होता है कि हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। So that's what I wanted to share. ओके, थैंक यू। सो हम इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट थैंक्स फॉर शेयरिंग। कोई और का किसी का प्रश्न या कोई कमेंट?
ओके, अगर नहीं है तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे। बस एक क्विकली ब्रीफली हम जस्ट मैं क्योंकि हर बार ये करना चाहता हूँ कि हमारा फोकस रहे कि जो आत्मशक्ति के जो सेशंस हैं इनके गोल्स क्या हैं, कि हम लाइफ स्किल्स को सीख सकें, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकें, हमारी इमोशनल अवेयरनेस को बढ़ा सकें और हम जीवन में ज़्यादा खुश रह सकें। और साथ ही साथ हमारी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमको रेगुलर में प्रैक्टिस करने चाहिए, कि हम लोगों को जज नहीं करें, कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी से ट्रस्ट बढ़ता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिसमें दूसरे सेफ फील करें, जो जैसे हैं वैसे रहने के हमारे साथ रह के लोगों को नरिश्ड फील हो, सपोर्टेड फील हो। हम चॉइस बनाना सीखें कि सही चॉइसेस क्या है, हम ये सीखें कि हर समय हम चॉइसेस बना रहे हैं अलग अलग प्रकार की, और हम वॉइस करें, हमारे एक्सप्रेशंस को समझें और उसको कैसे एक्सप्रेस करना है ये करें। ये कुछ हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके साथ हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। और नेक्स्ट जैसा हमने बताया कि आगे के कुछ सेशंस में हम इन्हीं अफेक्ट्स को एक एक करके और डिटेल में लेंगे, एक एक या दो दो को एक सेशन में कवर करेंगे। सो प्लीज फील फ्री टू इनवाइट योर फ्रेंड्स आल्सो, and so that we can have a good understanding and time together. Thank you. Bye.